आज हम भारत की भौतिक संरचना की गहराई में उतरेंगे। मतलब ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा देश जैसा दिखता है वैसा क्यों है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो भारत के भू आकृति विज्ञान का एक बहुत ही विस्तृत विश्लेषण करते हैं। और उद्देश्य यह है कि हम भारत के धरातल की जो अविश्वसनीय विविधता है उसे समझें। कैसे यहाँ दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत हैं तो दूसरी तरफ प्राचीनतम पठार और साथ में सबसे उपजाऊ मैदान भी, ये सब एक साथ कैसे। चलिए इस एक दिलचस्प तथ्य से शुरू करते हैं। भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 10.7% हिस्सा पर्वतीय है, 18.6% पहाड़ियां हैं, 27.7% पठारी क्षेत्र है और बाकी का पूरा 43% समतल मैदान है। ये विविधता ही तो भारत को अद्वितीय बनाती है। तो चलिए इसकी परतें खोलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर की महान दीवार की, मतलब हिमालय की। ये कोई एक पहाड़ नहीं है ना, ये तो लगभग 2500 किलोमीटर तक फैली 3 समानांतर पर्वतमालाएं हैं। बिल्कुल, दीवार शब्द काफी सही है इसके लिए। और इन 3 श्रेणियों को उनकी ऊंचाई और उनकी स्थिति के आधार पर बांटा गया है। तो सबसे पहली कौन सी है? सबसे उत्तरी और सबसे ऊंची है वृहद हिमालय। इसका एक और नाम हिमाद्री भी है। हिमाद्री मतलब हिम का घर? हाँ, क्योंकि ये हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। इसकी औसत ऊंचाई ही 6000 मीटर है। 6000 मीटर? हाँ, दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंदा देवी, वो सब यही हैं। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो माउंट एवरेस्ट का नाम है, ये तो भारतीय नहीं लगता। सही कहा। इसका नाम भारत के पूर्व महासर्वेक्षक सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया था। अच्छा, तो ये तो हुई सबसे ऊंची वाली श्रेणी। इसके बाद वृहद हिमालय के ठीक दक्षिण में है लघु या मध्य हिमालय। इसकी ऊंचाई थोड़ी कम है, करीब 3700 से 4500 मीटर के बीच। तो क्या हमारे जो हिल स्टेशंस हैं जैसे शिमला, मसूरी, वो यही हैं? बिल्कुल सही पकड़े। भारत के ज्यादातर मशहूर हिल स्टेशंस जैसे शिमला, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग, वो सब इसी श्रेणी के दक्षिणी ढलानों पर बसे हुए हैं। और ये ज्यादा आसान भी होगा रहने के लिए। हाँ बिल्कुल। और एक और दिलचस्प बात यह है कि वृहद और लघु हिमालय के बीच में कुछ बहुत ही खूबसूरत घाटियां हैं। जैसे कश्मीर घाटी और काठमांडू घाटी। वाह, तो ये 2 दीवारें हो गई। और तीसरी? सबसे दक्षिण में है बाह्य हिमालय, जिसे हम शिवालिक श्रेणी के नाम से ज्यादा बेहतर जानते हैं। हाँ, शिवालिक का नाम तो सुना है। ये सबसे नई और सबसे कम ऊंची श्रृंखला है, सिर्फ 900 से 1200 मीटर। और लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में कुछ समतल घाटियां हैं। अच्छा। हाँ, जिन्हें पश्चिम में दून कहते हैं और पूर्व में द्वार। दून जैसे कि देहरादून? बिल्कुल, देहरादून इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। और यहाँ ये जानना भी आकर्षक है कि हिमालय को सिर्फ ऐसे उत्तर दक्षिण में ही नहीं बल्कि क्षेत्रीय आधार पर भी बांटा गया है। मतलब पश्चिम से पूर्व की तरफ भी इसके अलग अलग रूप हैं। हाँ, जैसे कश्मीर हिमालय वो करेवा के लिए बहुत प्रसिद्ध है। करेवा? ये क्या होता है? करेवा एक तरह से हिमनद मिट्टी का जमाव है और ये केसर यानी जाफरान की खेती के लिए दुनिया में सबसे उत्तम मानी जाती है। अरे वाह, तो कश्मीर का केसर सीधा वहाँ के भूगोल से जुड़ा है। बिल्कुल। और अगर थोड़ा और पूरब की तरफ चलें तो हिमाचल, उत्तराखंड हिमालय आता है। यहाँ तो फूलों की घाटी है और गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ जैसे प्रमुख तीर्थ स्थल भी हैं। हाँ, और यहाँ भोटिया जनजाति के लोग रहते हैं जो एक बहुत ही दिलचस्प जीवन जीते हैं। वो क्या? वो लोग गर्मियों में अपने पशुओं को लेकर ऊंचे घास के मैदानों में चले जाते हैं। अच्छा। इन मैदानों को बुग्याल कहते हैं और जब सर्दियां आती हैं तो वो वापस नीचे घाटियों में लौट आते हैं। कमाल है, ये तो प्रकृति के साथ पूरा तालमेल है ना? तो हिमालय का महत्व सिर्फ पर्यटन या धर्म तक तो सीमित नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका महत्व बहुत गहरा है। ये मानसूनी हवाओं को रोकता है जिससे भारत में बारिश होती है। अच्छा। ये मध्य एशिया से आने वाली बर्फीली ठंडी हवाओं से हमारी रक्षा भी करता है। और नदियां? और सबसे बड़ी बात, ये सदाबहार नदियों को जन्म देता है। वो नदियां जिन्होंने उत्तरी मैदानों का निर्माण किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हिमालय से निकलने वाली नदियों ने ही भारत का, जिसे कहते हैं अन्न भंडार, उसका निर्माण किया है। सही कहा। आप ऐसे सोचिए कि हिमालय और दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार के बीच में एक बहुत बड़ी खाई थी। एक खाई? हाँ, एक विशाल द्रोणी।
और लाखों वर्षों में सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों ने अपने साथ जो जलोढ़ मतलब मिट्टी गाद लाई, उससे इस खाई को भर दिया और उससे ये विशाल मैदान बन गया। हाँ, कुछ जगहों पर तो इन अवसादों की गहराई आप मानेंगे नहीं 3000 मीटर तक हो सकती है। 3 किलोमीटर जमीन के नीचे जी। तो हमारे स्रोत इन मैदानों को भी अलग अलग हिस्सों में बांटते हैं, जो समझने में काफी आसान लगता है। सबसे पहले शिवालिक की तलहटी में भाबर प्रदेश है। हाँ, ये एक 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी कंकड़ पत्थरों की पट्टी है। और यहाँ एक मजेदार चीज होती है। क्या? छोटी नदियां यहाँ आकर पत्थरों के नीचे गायब हो जाती हैं, मतलब भूमिगत हो जाती हैं। अच्छा। तो वो दिखती नहीं है। नहीं। फिर वो भाबर के दक्षिण में तराई क्षेत्र में वापस सतह पर आ जाती हैं। और वहाँ क्या होता है? वहाँ वो एक दलदली और घने जंगलों वाला इलाका बना देती हैं। ठीक है, तो पहले पत्थर, फिर दलदल, और उसके बाद? इसके बाद आता है मैदान का मुख्य हिस्सा बांगर। ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बना ऊंचा भाग है, जहां अब बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता। तो ये कम उपजाऊ होगा। हाँ, खादर के मुकाबले कम। इसमें चूनेदार कंकड़ भी पाए जाते हैं। और आखिर में खादर। हाँ, खादर जो है वो नदियों के ठीक पास का निचला इलाका है। यहाँ हर साल बाढ़ आती है और अपने साथ नई मिट्टी लाती है। बिल्कुल, हर साल उपजाऊ मिट्टी की एक नई परत बीच आती है, जो इसे कृषि के लिए सबसे उत्तम बनाती है। तो इसी उपजाऊ भूमि और पानी की वजह से भारत की लगभग 45% आबादी इसी मैदानी क्षेत्र में रहती है। हाँ, और ये कोई नई बात नहीं है। ये क्षेत्र हमेशा से भारतीय संस्कृति, राजनीति और समृद्धि का केंद्र रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ से मामला और भी दिलचस्प हो जाता है। हमने युवा हिमालय की बात की, फिर उससे बने मैदानों की। अब हम भारत के सबसे प्राचीन भूभाग की ओर बढ़ रहे हैं, प्रायद्वीपीय पठार। हाँ, ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, जो एक बहुत ही प्राचीन महाद्वीप था। गोंडवाना लैंड? जी, ये एक त्रिभुजाकार पठार है जो प्राचीन, कठोर और आग्नेय शैलों से बना है। और नर्मदा नदी की जो घाटी है, हाँ, वो इसे मोटे तौर पर 2 भागों में विभाजित करती है। कौन कौन से 2 भाग? उत्तरी भाग मध्य उच्च भूभाग कहलाता है, जिसमें मालवा का पठार, बुंदेलखंड और छोटा नागपुर का पठार शामिल हैं। छोटा नागपुर का पठार तो खनिजों के लिए बहुत मशहूर है ना? बहुत ज्यादा। कोयला, अबरक, बॉक्साइट, ये खनिजों का खजाना है। और दुनिया के सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक अरावली, वो भी इसी का हिस्सा है। और नर्मदा नदी के दक्षिण वाला हिस्सा? वो है दक्कन का पठार। ये पूरा का पूरा ज्वालामुखी लावा के जमने से बना है। लावा से? हाँ, करोड़ों साल पहले यहाँ लावा फैला और ठंडा होके जम गया, जिससे काली मिट्टी बनी। और इसी काली मिट्टी पर कपास की खेती होती है? बिल्कुल, इसी वजह से ये पूरा इलाका भारत का कॉटन बेल्ट कहलाता है। तो इस पठार के दोनों किनारों पर भी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। हाँ, और दोनों में काफी अंतर है। पश्चिमी घाट, जिन्हें सह्याद्री भी कहते हैं, वो ज्यादा ऊंचे हैं और निरंतर हैं, एक दीवार की तरह। अरब सागर के समानांतर? जी, और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी, वो भी यहीं स्थित है। और पूर्वी घाट? पूर्वी घाट उतने ऊंचे नहीं हैं और बीच बीच में से कटे फटे हैं। कटे फटे क्यों? क्योंकि महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसी बड़ी नदियों ने इसे काटकर बंगाल की खाड़ी तक जाने के लिए अपने रास्ते बना लिए हैं। एक और आकर्षक बात जो स्रोत बताते हैं वो ये है कि मेघालय का पठार, मतलब जहां गारो, खासी और जैंतिया पहाड़ियां हैं, वो असल में इसी प्रायद्वीपीय पठार का एक हिस्सा है। पर वो तो बहुत दूर है। हाँ, ये एक बहुत ही दिलचस्प भूवैज्ञानिक कहानी है। माना जाता है कि ये इसी पठार का एक हिस्सा था, लेकिन गंगा के डेल्टा ने बीच की जमीन को पाट दिया और वो हिस्सा मुख्य पठार से अलग हो गया। बिल्कुल। तो अंत में भारत के तटीय मैदान और द्वीप आते हैं। हाँ, पठार के दोनों ओर संकरे तटीय मैदान है, पश्चिमी और पूर्वी। सही। पश्चिमी तटीय मैदान संकरा है और इसे कोंकण और मालाबार तट जैसे नामों से जाना जाता है। और पूर्वी तटीय मैदान? वो अपेक्षाकृत चौड़ा है और यहाँ बड़ी नदियों के उपजाऊ डेल्टा है। इसे कोरोमंडल तट भी कहा जाता है। और अब बात करते हैं उन हिस्सों की जो भारत की मुख्य भूमि से दूर हैं, हमारे 2 प्रमुख द्वीप समूह। हाँ, बंगाल की खाड़ी में है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इसमें लगभग 572 द्वीप हैं। 572? हाँ, और माना ये जाता है कि ये जलमग्न पर्वतों की चोटियां हैं। मतलब समुद्र के अंदर भी पहाड़ हैं? बिल्कुल, और भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप, वो भी यहीं पर है। अच्छा, और दूसरा द्वीप समूह? और अरब सागर में है लक्षद्वीप।
ये बिल्कुल अलग तरह से बना है। कैसे? ये प्रवाल निक्षेपों मतलब कोरल डिपॉजिट से बना है, लाखों करोड़ों छोटे समुद्री जीवों के कंकालों से। वाह, ये तो बहुत ही अलग है ना? हाँ। तो आज हमने भारत के भौतिक स्वरूप की एक अद्भुत यात्रा की। उत्तर में युवा और हर साल ऊंचे होते हिमालय से लेकर दक्षिण के प्राचीन और स्थिर पठार तक, और उन नदियों द्वारा बनाए गए जीवनदायी मैदानों तक। और ये विविधता सिर्फ भूगोल की किताबों तक ही सीमित नहीं है। नहीं, इसने भारत की जलवायु, अर्थव्यवस्था, संस्कृति और यहाँ तक कि इतिहास को भी गहराई से प्रभावित किया है। हर भू आकृति की अपनी एक कहानी है। ये हमें एक विचार के साथ छोड़ जाता है। स्रोत ये बताते हैं कि ये भू आकृतियां आज भी अत्यंत धीमी गति से बदल रही हैं। हिमालय की ऊंचाई आज भी बढ़ रही है। हाँ, बहुत धीमी गति से। तो ये सोचने पर मजबूर करता है कि आज के हमारे कार्य, जैसे नदियों का मार्ग बदलना या बड़े पैमाने पर निर्माण, हाँ, वो भविष्य के भूवैज्ञानिक इतिहास को किस तरह से आकार देंगे।